हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास इंग्लिश की वो पोएम्स जो हमारे लिए टर्म 2 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दो पोएम्स हैं, व्हेन आई सेट आउट फॉर लायनेस और दूसरी है ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट। ये दोनों पोएम आज एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम नो डाउट बहुत ही शानदार होने वाले हैं। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। व्हेन आई सेट आउट फॉर लायनेस, ये जो पोएम है वो रचित की गई है थॉमस हार्डी के द्वारा। ऐसा कहा जाता है थॉमस हार्डी जो थे वो एक युवा ट्रेनी आर्किटेक्ट थे और एक बार की बात है वो एक चर्च को देखने के लिए गए थे। अपने काम के सिलसिले में चर्च को वो देखने के लिए गए थे और कहा जाता है जब वहां से वापस वो लौटे तो बिल्कुल वो बदले हुए थे। उनकी आंखों में एक बहुत शानदार चमक थी और उनके जेब में एक मुड़ा हुआ सा कागज था और ऐसा कहा जाता है उसी कागज में कुछ उन्होंने पंक्तियां लिखी थी, उसी को इस पोएम की शक्ल उन्होंने दे दी और फिर हम लोग इस कविता का अध्ययन करते हैं। When I set out for Lyoness 100 miles away, the rime was on the spray and starlight lit my lonesomeness when I set out for Lyoness 100 miles away. थॉमस हार्डी जो कवि है वो हमसे यहाँ कह रहा है कि जब मैं लायोनेस के लिए गया जो कि 100 माइल्स अवे यहाँ से दूर है, तो उस समय पे क्या हुआ, द राइम वॉज ऑन द स्प्रे। राइम जो है, राइम का मतलब है चारों तरफ बर्फ का कवर हो जाना या पाला पड़ जाना। ऑन द स्प्रे, चारों तरफ यहाँ वहां जहां देखो वहां बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। एंड स्टारलाइट लिट माई लोनसमनेस, स्टारलाइट, चारों तरफ तारे झिलमिला रहे थे और उन्होंने मेरा जो एकांतपन था, लोनसमनेस था, उसको दूर कर दिया। When I set out for Lyoness 100 miles away, तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि जब मैं लायोनेस के लिए रवाना हुआ तो क्या हुआ, चारों तरफ बर्फ की चादर बिखरी हुई थी, तारे चमक रहे थे और मेरा जो अकेलापन है उसको वो दूर कर रहे थे। What would be chance at Lyoness while I should sojourn there? No prophet does declare, nor did the wisest wizard guess. What would be chance at Lyoness while I should sojourn there? तो अगली स्टेंजा में कवि ये कह रहा है कि लायोनेस पे मेरे साथ में क्या घटित हुआ। बिचांस का मतलब है कुछ न कुछ घटित होना। While I should sojourn there, सोजन का मतलब होता है रुकना। जब मैं वहां रुका तो मेरे साथ में क्या घटित हुआ किसी को पता नहीं है। No prophet does declare, किसी प्रॉफिट में, किसी भी भविष्य वक्ता में इतनी साहस नहीं है कि वो इसकी घोषणा कर सके। Nor did the wisest wizard guess, और सबसे जो बुद्धिमान जादूगर है वो भी इस बारे में अनुमान भी नहीं लगा सकता कि वहां मेरे साथ में क्या हुआ। What would be chance at Lyoness while I should sojourn there? जब मैं लायोनेस में रुका था तो मेरे साथ में क्या घटित हुआ, इसके बारे में दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकता। When I returned from Lyoness with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless. When I returned from Lyoness with magic in my eyes, जब मैं उस लायोनेस से वापस लौटा तो मेरी जो आंखें थी उसमें बहुत ही शानदार मैजिक था, बहुत ही शानदार जादू था। All marked with mute surmise, दुनिया के जितने भी लोग थे उन्होंने इस बात को देखा, वो म्यूट हो गए, वो शांत हो गए और वो सरमाइज, सरमाइज का मतलब है डाउट, कंफ्यूजन, वो लोग शक में आ गए, संदेह में आ गए कि इसके साथ कैसा परिवर्तन हो चुका है। माई रेडियंस रेयर एंड पैथोमलेस, वो कह रहा है कि मेरी जो चमक जो थी वो बहुत ही दुर्लभ थी और पैथोमलेस का मतलब है एक ऐसी भावना या फीलिंग जिस तक कोई पहुंच नहीं पाया। मैंने जो प्राप्त कर लिया उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो इतनी गहरी बात थी, इतना गहरा प्रेम और ज्ञान था। When I returned from Lyoness with magic in my eye,
जब मैं लायनेस से लौटा तो मेरी आंखों में शानदार चमक थी। तो कवि इस छोटी सी कविता में हमें ये बताना चाह रहा है कि वो एक बार लायनेस गया और लायनेस जाने पर उसे क्या मिला, रास्ते में बर्फ की चादर बिखरी हुई मिली और तारों ने उसके एकांतपन को दूर किया। और वहां जब वो गया तो उसके साथ में घटित जो भी घटनाएं घटी उसके बारे में दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कह सकता, परंतु जब वो वापस लौट के आया तो वो एक बिल्कुल नया व्यक्ति था और उसके बारे में कोई समझ नहीं पा रहा था कि इसमें इतना परिवर्तन कहां से आ गया। और उसकी जो चमक थी वो बहुत दुर्लभ थी और कोई भी उसकी बातों को समझ नहीं सकता। ऐसा ज्ञान, ऐसी शांति और ईश्वर का प्रेम उसने वहां से प्राप्त कर लिया। ऑन द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट, ये पोएम जो रचित की गई है वो जॉन कीट्स के द्वारा रचित की गई है। जॉन कीट्स की अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध वो साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने हमें अंग्रेजी साहित्य में बहुत सारी रचनाएं और बहुत सारे नोवेल आदि उन्होंने लिखे हैं। उनके बारे में अगर कुछ बात की जाए तो ऐसा है, उनका प्रकृति के जीव जंतुओं से बहुत अधिक लगाव रहा है और उनकी कविताओं में अक्सर प्रकृति और जीव जंतुओं की झलक हमें देखने को मिलती है। तो आइए देखते हैं इस कविता में उन्होंने प्रकृति का कौन सा रूप दिखाया है। The poetry of earth is never dead, when all the birds are faint with the hot sun. कवि यहाँ कह रहा है The poetry of earth is never dead. ये जो पृथ्वी अपनी है इसकी कविता कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी समाप्त नहीं होती, चाहे प्रकृति में कैसे भी बदलाव आए, परंतु इसकी कविता कभी समाप्त नहीं होती। When all the birds are faint with the hot sun, जब सूर्य जो है अपनी तेज गर्मी से सबको झुलसा रहा हो और पक्षी जो है वो तड़प के बेचारे उड़ने की बजाय नीचे की तरफ आ रहे हो, तब भी जो प्रकृति की कविता है वो समाप्त नहीं होती है। And hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new mown mead. और जब सारे पक्षी जो हैं वो पेड़ों की छाया में छिपना चाह रहे हैं, उस समय पे एक आवाज जो है वो आपको सुनाई देगी, जो यहाँ से वहां, एक घास से दूसरी घास, एक मैदान से दूसरे मैदान, जो नई कटी हुई घास और चारागाह में भी आपको सुनाई देगी। तो वो आवाज किसकी है, चलो देखते हैं। That is the grasshopper. He takes the lead in summer luxury. He has never done with his delights, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. तो वो जो आवाज आ रही है वो किसकी है, वो ग्रासहोपर की आवाज है। He takes the lead in summer luxury. गर्मी का जो शानदार मौसम है उसमें वो लीड लेगा, जब सब जीव जंतु छिपना चाह रहे हैं वो आनंद उठाएगा, बाहर निकल के आएगा। He has never done with his delights. उसकी आनंद, उसकी खुशियां कभी समाप्त नहीं होंगी। For when tired out with fun, जब भी वो अपने हंसी मजाक और विनोद से, आनंद से थक जाएगा, he rest at ease beneath some pleasant weed, तब भी वो क्या करेगा, जंगली घास के नीचे आराम करेगा। इसका मतलब वो इस मौसम को छोड़ेगा बिल्कुल भी नहीं, वो हमें अवश्य ही दिखाई देगा। The poetry of earth is ceasing never. On a long winter evening when the forest has wrought a silence from the stone there shrills the cricket song in warmth increasing ever. The poetry of earth is ceasing never. इस जो पृथ्वी की जो कविता है वो कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। अगर हम विंटर इवनिंग की बात करें, जंगल में चारों तरफ शांति छाई हुई है, चारों तरफ एकदम शांति का स्वरूप गढ़ा जा चुका है और कहीं कोई चहल पहल नहीं दिखाई दे रही है, तभी पत्थरों के बीच में से चीखने की आवाज आएगी, किसी की गाने की आवाज आएगी। और वो गाना कौन गा रहा है, क्रिकेट जो है वो गाना गा रहा है और वो हमेशा इस मौसम का आनंद लेगा और खुशियां बढ़ाएगा और वो यूं ही गाता चला जाएगा। And seems to one in drowsiness half lost, the grasshoppers among some grassy hills. और ऐसा लगता है कि वो ड्राउजीनेस में, एक प्रकार की चिर निद्रा में, आधी अधूरी नींद में ग्रासहोपर के साथ में ग्रासी हिल्स में आनंद ले रहा है, आराम कर रहा है।
तो इस कविता में हमने देखा कि सर्दियों का मौसम भी हमने देखा और गर्मियों का मौसम भी हमने देखा। सर्दियों और गर्मियों के मौसम में क्या होता है, जब अधिक सर्दी होती है या अधिक गर्मी होती है तो छोटे मोटे जीव जंतु पक्षी ये क्या होते हैं, छिप जाते हैं यहाँ वहां। परंतु दो जीव ऐसे हैं जो छिपते कभी भी नहीं है। जब भी गर्मियां आएगी तो ग्रास ऊपर निकल के आएगा और प्रकृति का पूरा आनंद लेगा और प्रकृति की कविता को झूम झूम के गाएगा। और जब सर्दियां आएंगी तो कौन निकल के आएगा, क्रिकेट बाहर निकल के आएगा और प्रकृति का पूरा आनंद उठाएगा और प्रकृति के गीत को कभी भी रुकने नहीं देगा। इस कविता से हमें ये संदेश मिलता है, प्रकृति का जो गीत है वो कभी नहीं रुकता है। दुनिया में कोई भी चीज कभी भी किसी के लिए नहीं रुकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।